जब तक भारतीय लोकतंत्र जिंदा है तब तक कांग्रेस जिंदा है, और कांग्रेस जिंदा है इसीलिए भारतीय लोकतंत्र जिंदा है। कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस समाप्त हो गई या कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, ये तमाम लोग कहते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी एक छोटे से गांव से लेकर और बड़े वाले शहर तक और हर बूथ पर कांग्रेस आज भी जिंदा है। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई है, कैसे देखती है पार्टी इस गिरफ्तारी को? 9 साल पहले वो आदमी जिसके ऊपर एआरोप लगे, एफआईआर में नाम नहीं, तब आप ही क्लीन चिट दे रहे हो। आपके गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, तो क्या पंजाब को लेकर आप लोग फिर सिरे से सोच रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं वो मनों में खटास का कारण बनेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग जातिगत या जाति के नाम पर अब देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। समाज के अंदर विभाजन अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया तो वो पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने किया, स्वयं मोदी जी के नेताओं ने किया। बिहार में जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं जातिगत जनगणना को लेकर, आपको लगता है कि सही टाइम पे सही दाव चला आप लोगों ने? देखिए, अभी का समय का नहीं है। बिहार में तो पिछले 1-1.5 साल से प्रोसेस की आवाज़ थी। मोदी फैक्टर की काट क्या है? आपको लगता है राहुल जी चेहरा हो सकते हैं, ये चेहरा होने चाहिए इंडिया गठबंधन का? देखिए, वो तो पहले ही डिनाई कर दिया गया। इंडिया गठबंधन में कोई भी चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं होगा। सांसद जीतेंगे, सांसद जीतने के बाद तय करेंगे। साल 2024 के आम चुनावों से पहले देश अब चुनावी मोड़ में है। इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, और इस बीच कांग्रेस की इन लोकसभा चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारी है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस आने वाली नहीं है, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक चुनावों में जो रिजल्ट आया उसके बाद आपने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया। लोकसभा चुनावों से पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। पहला सवाल तो यही है कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस इस भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, और आत्मा जब तक है तब तक वो शरीर जीवित है। जब तक भारतीय लोकतंत्र जिंदा है तब तक कांग्रेस जिंदा है, और कांग्रेस जिंदा है इसीलिए भारतीय लोकतंत्र जिंदा है। तो कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस समाप्त हो गई या कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, ये तमाम लोग कहते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी एक छोटे से गांव से लेकर और बड़े वाले शहर तक और हर बूथ पर कांग्रेस आज भी जिंदा है। जहाँ तक बात 2024 के चुनाव की है, स्वाभाविक है कि लगभग 10 वर्ष मोदी जी के शासन को हो गए हैं, और तमाम जो वायदे 2014 में किए गए थे वो सब वायदे फेक निकले हैं। आज देश की जनता समझ गई है कि किस तरह से गोल पोस्ट रोज बदलते रहिए आप, मुद्दों को रोज बदलते रहिए आप, जनता को गुमराह करते रहिए। और इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से देश के अंदर इंडिया काबिज होगा। जी, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया और उसके अंदर बीजेपी कहती है ऐसा मास्टर स्ट्रोक उनकी तरफ से लाया गया महिला आरक्षण को लेकर। सोनिया जी को भी उसमें हामियां मिलानी पड़ी, कहना पड़ा कि हम तो खुद चाहते थे। लेकिन इस बीच राहुल जी ने खुद एक ऐसा ट्रम्प कार्ड चला जिसमें उन्होंने कहा कि देश में अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद इस बिल को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी अंदर से मान चुकी है, मोदी जी अंदर से मान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। मोदी जी को कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। महिला आरक्षण बिल वो मजबूरी में लेकर आए, अदरवाइज अगर उनकी इच्छा होती तो 9.5 वर्ष चले गए थे। 9.5 वर्ष में महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं आया, पहला सवाल। आपको अगर ये लागू नहीं करना था, दूसरा सवाल, तो विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? क्या दिसंबर का सत्र सामने नहीं था, शीतकालीन? क्या उस सत्र में नहीं बुलाया जा सकता था? लेकिन केवल और केवल उनको ये लग रहा था कि 5 राज्यों में हम 5-0 हो रहे हैं, जो कि अभी भी होंगे, वो महिला आरक्षण का शगुफा छोड़ा गया। मैं शगुफा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो बिल आ गया जी, लेकिन कानून वो कब बनेगा जी, अभी उसकी मियाद तय नहीं। उसमें 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे। उसमें 2 स्टेजेस आ गई। सबसे पहली स्टेज आ गई कि भाई उसके अंदर आपको सेंसस कराना पड़ेगा। दूसरा, फिर लोकसभा की सीटों का डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा, जो अपने आप में 2 साल का प्रोसेस है। कास्ट सेंसस की बात उसके बाद आई कि भाई अगर आप उसके अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं, SC/STs को दे रहे हैं, और जैसे तमाम दलों की इच्छा है और एनडीए के घटक दलों की भी, मोदी जी के साथ जो पार्टियां हैं, कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी हम वास्तव में सामाजिक उत्थान बेहतर कर सकते हैं।
तभी से कास्ट सेंसस की बात फ्रंट फुट पर आई है। इससे पहले 2011 में भी कास्ट सेंसस हुआ इस देश के अंदर, और उसके आंकड़े मोदी सरकार दबा कर बैठ गई। जी। तो कास्ट सेंसस के बगैर आपकी सोशल, इकोनॉमिक, हम्म, डेवलपमेंट प्लानिंग, जो भी सारी प्लानिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं जाति पर आधारित हैं, क्योंकि हमारे सामाजिक पिछड़ेपन और सामाजिक अगड़ेपन का जो मूल आधार है, वो आधार केवल और केवल जाति को माना गया है संविधान के अनुसार। तो मुझे लगता है कि सही मांग है, और यही कारण है कि बीजेपी के अलावा हर राष्ट्रीय दल चाहता है जी। कि हम कास्ट सेंसस कराएं। राहुल जी बार बार कह रहे थे कि लोकसभा सचिवालय के अंदर ओबीसी के पदों पे बहुत कम लोग काम करते हैं, जबकि इनका आंकड़ा बहुत बड़ा है। बिहार में जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं जातिगत जनगणना को लेकर, आपको लगता है कि सही टाइम पे सही दाव चला आप लोगों ने? देखिए, अभी का समय का नहीं है। बिहार में तो पिछले 1-1.5 साल से प्रोसेस की आवाज़ थी ही। पहले हाई कोर्ट में डिले किया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डिले किया गया, और उसके बाद फिर परमिशन मिली न्यायालय के द्वारा भी जी। कि भाई आप सर्वे कराइए जातिगत। और केवल उसमें जाति सर्वे नहीं है, बिहार वाले जो सर्वे है उसके अंदर आर्थिक सर्वेक्षण भी है पूरा, उसमें एजुकेशनल सर्वे भी है कि किस तरह की शिक्षा किस जाति में है, एजुकेशनल लेवल किसका कैसा है, इकोनॉमिक लेवल किसका कैसा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट और प्लानिंग में इन आंकड़ों की मदद मिलेगी, और नीति आयोग और तमाम जो विभाग हैं भारत सरकार के, जो प्लानिंग कमीशन सारी प्लानिंग करता है राज्यों के साथ मिलकर, मुझे लगता है उसका मूल आधार जो है वो आंकड़े ही हैं। ये काम आएंगे। हाँ। आंकड़े ही हैं। जी। वो तमाम तरह के आंकड़े हो सकते हैं, वो एनएसएसओ के आंकड़े हैं, वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तमाम डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक कदम है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग जातिगत या जाति के नाम पर अब देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, मैं तो मोदी साहब से पूछना चाहूँगा, जब ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ था, जाति के आधार पर हुआ था, वीपी सिंह की सरकार थी, और वीपी सिंह की सरकार का मुख्य घटक दल कौन था? भाजपा। 112 सांसद किसके थे? भाजपा के थे। अगर आपको विरोध करना था तो संसद में उस समय पर विरोध क्यों नहीं किया आपने? जब ओबीसी का रिजर्वेशन आया तो उसके सूत्रधार पूरी तरह से बीजेपी के नेता रहे। बिल को ड्राफ्ट करने वाले लोग बीजेपी के नेता थे जो वीपी सिंह जी के साथ खड़े थे। अब बात आती कि विभाजन कर रहे हैं आप। समाज के अंदर विभाजन अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया तो वो पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने किया, स्वयं मोदी जी के नेताओं ने किया। आपने 80 और 20 की बात की, आपने कहा कि हम दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, आपने गोली मारने वाले लोग जो नारे लगाते थे उनको मंत्री बनाया, आपने शीर्ष पदों की जातियों को बताकर वोट मांगा, और स्वयं मोदी जी, आपके तमाम मंत्रियों ने, नेताओं ने आपको ओबीसी बताकर आपके नाम पर वोट मांगा गया। मोदी जी, आपने अपनी जो जाति थी, मोदी जाति, मुख्यमंत्री रहते हुए आपने वो ओबीसी में उसको शामिल कराया। आपने विपक्षी सरकारों को तोड़ दिया। मणिपुर के हालात को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी कहती है कि इस मामले को लेकर हम बेहद गंभीर और गंभीरता से काम भी कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर के हालात बहुत ही गंभीर हैं, बहुत चिंताजनक है। वहाँ 2 मणिपुर बन गए हैं। एक मणिपुर वो है जो कुकी समुदाय का है, एक मणिपुर वो है जो मैतेई समाज का है, और दोनों आपस में बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए। मणिपुर के अंदर जो आज के हालात हैं, मणिपुर 30 साल पीछे चला गया है। दूसरा शब्द आपने गंभीरता का उपयोग किया। मुझे लगता है सरकार में गंभीरता, नैतिकता, संवेदनशीलता कोई चीज़ नहीं बची है। 89 दिन लगे मोदी साहब को उसके ऊपर मणिपुर का माँ बोलने में। 150 दिन से ज़्यादा हो गए आज भी वहाँ पर कभी इंटरनेट बंद है, कभी स्कूल बंद है, कभी कॉलेज बंद है। आलोक जी, ड्रग्स मामले में आपके एक पंजाब के बड़े नेता सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई है, कैसे देखती है पार्टी इस गिरफ्तारी को? देखिए, 2015 का केस था, और 2015 के केस में ये उस समय पर सुखपाल खैरा जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी में होते थे। यही आम आदमी पार्टी उनको क्लीन चिट देती थी, यही आम आदमी पार्टी कहती थी कि वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। और लगभग 8-9 साल के बाद गिरफ्तारी होना और उन्हीं लोगों के द्वारा गिरफ्तारी करना कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। न्यायालय अपना काम करेगा। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उसका कोई सबूत अभी तक तो हमें नज़र नहीं आया।
लेकिन अरविंद जी कहते हैं कि ये जो मामला है ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का मामला है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है, जिसको एक रूप देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, 9 साल पहले वो आदमी जब जिसके ऊपर ये आरोप लगे, एफआईआर में नाम नहीं था, तब आप ही क्लीन चिट दे रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि साहब ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है। जी। हम तो कह रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए, लेकिन आप विद्वेष की कार्रवाई मत कीजिए। विद्वेष की कार्रवाई जो है वो राज्य को कहीं नहीं पहुंचाएगी। आपके गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, तो क्या पंजाब को लेकर आप लोग फिर सिरे से सोच रहे हैं क्या करना चाहिए? दिल्ली में भी आप लोग गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की खटास सामने आएगी तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे आप लोग? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं वो मनों में खटास का कारण बनेगा। ये राज्य का एक मामला है और राज्य की इकाई काफ़ी विरोध में है इसके। पंजाब की जो हमारी कांग्रेस कमेटी है वो जी। पूरी तरह से खिलाफत में है, लेकिन साथ के साथ जो गठबंधन है, मैं कहूँगा वो राष्ट्रीय स्तर पर है, और उस गठबंधन पर इसका कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। केजरीवाल जी को भी समझना चाहिए जी। और बाकी जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनको भी समझना चाहिए। तो ये बड़ी लड़ाई है, और अगर बड़ी लड़ाई को मजबूती से लड़ना है तो सबको एक दूसरे का सम्मान करना होगा। जी। ये बात केजरीवाल जी को भी समझनी होगी। जी, आलोक जी, सवाल ये है कि 3 तलाक कानून, सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से 370 को ख़त्म करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तमाम ऐसे काम हैं जो बीजेपी गिनाती है। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत। देखिए, ये मुद्दे सारे के सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको गलत तरीके से देश के सामने रखा गया है। 23 जो यूपीए सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम थे वही 23 के 23 प्रोग्राम आगे बढ़ाए गए। उज्ज्वला योजना हो चाहे तमाम चीज़ें हों, आपने 450 425 का सिलेंडर 1150 1200 का कर दिया। आपने एक बार उज्ज्वला में सिलेंडर दिया और उसके 84% सिलेंडर वापस नहीं भरे गए। उज्ज्वला योजना आपकी पूरी तरह से फ्लॉप रही। जी। आपने मुद्रा लोन की बात की तो मुद्रा लोन में कहा कि साहब 45 करोड़ मुद्रा लोन हमने दे दिए। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 26 से 27 करोड़ परिवार हैं, तो क्या हर परिवार में 1.5 मुद्रा लोन चला गया? इन आंकड़ों पर पूरी तरह से डाउट लगता है। बात आती है धारा 370। धारा 370 आज भी भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा है। पिछले 1 महीने सुप्रीम कोर्ट में उस पर डेट्स लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई। आपने केवल 2 बदलाव किए। आप अगर ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे वो 6 अगस्त वाला, उसमें स्पष्ट लिखा है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। आप 2 बदलाव किए आपने। इस तरह के बदलाव तो 36 हुए हैं। वहाँ 2 प्रधानमंत्री होते थे, वहाँ हाई कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वहाँ यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स थे वो एप्लीकेबल नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के। उससे ज़्यादा बड़े बदलाव तो कांग्रेस ने किए। एक सवाल ये है कि पहले आप लोग यूपीए थे, अब इंडिया बन गए हैं, कई नए दल आपके साथ आए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने आएगा। आपको कई सीटें अपनी छोड़नी पड़ेगी। देखिए, अब मैंने पहले भी कहा आपसे कि लड़ाई जो है वो बड़ी है, और पंजाब केसरी के दर्शक भी समझते हैं इस बात को कि लड़ाई बहुत ताकतवर से, सभी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहाँ कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि उनको महत्व दिया जाए। जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ पर क्षेत्रीय दलों को सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह की 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, पटना हो, बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, सभी का इस पर एक सहमति है कि सब आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और पूरी तरह से इस गठबंधन जो एनडीए है, जो जिस तरह से एनडीए ने देश को गुमराह किया है, इसको हराया जाएगा। ऐसी भी खबरें आ रही है कि आप 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो 2009 में जो सीटें मजबूत थी आपके सामने। क्या वाकई ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा है तो फिर जो विपक्षी पार्टियां आपके साथ मिली हुई है गठबंधन में, उनके लिए जगह कहाँ बचेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक सामने आई है। ऑफिशियली कहीं पर भी कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, कहीं पर कोई वो नहीं है। हाँ, अलग अलग समूहों की अलग अलग जगह पर बैठकों में डिस्कशंस हो रही हैं। इतना ज़रूर है कि 450 सीटों पर बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट होगा, ये कंफर्म। मोदी फैक्टर की काट क्या है? पूरा देश जानना चाहता है कि एनडीए की तरफ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपकी तरफ से कौन होगा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं, और तय होगा, सांसद मिलकर तय करेंगे। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने पटना वाली जो मीटिंग थी इंडिया अलायंस की, उसमें क्लियर किया कि हम प्रधानमंत्री के पद के पीछे नहीं हैं। 2004 में
हम आए तब भी कोई प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं था। चाहे विदेश नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, तीनों नीतियां मोदी जी की बिल्कुल फेल हैं। चीन घुसकर बैठा है, जी। डॉलर 85 पार है, महंगाई आसमान में है, बेरोजगारी चरम पर है, भाषण केवल जो है वो राशन नहीं दे सकता है। एक आखिरी सवाल है राहुल जी को लेकर। राहुल जी लगातार अलग अलग छवि में नज़र आ रहे हैं। आनंद विहार पहुँचते हैं, कुलियों से मिलते हैं, कीर्ति नगर पहुँचते हैं, बढ़ई कारीगरों से मिलते हैं। क्या राहुल जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसके थ्रू? देखिए, मैसेज सीधा सीधा है कि भारत का हर वर्ग इस देश की तरक्की में, विकास में जुड़ना चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसी का एक अलग अभिन्न पहलू है, और सबकी क्या पीड़ाएं हैं, किस वर्ग, कौन सा वर्ग किस रूप में जी रहा है, और ख़ास तौर पर क्योंकि 93% हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 93%। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये तमाम वर्ग आते हैं, मैकेनिक हो चाहे वो तमाम वर्ग, उनके साथ वो जाकर बात कर रहे हैं। उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। उनकी परेशानियां बढ़ी हैं, उनकी परेशानियां घटी हैं। स्वाभाविक है, एक सच्चे लोकतांत्रिक व्यक्ति को जनता के हर वर्ग के साथ जुड़ाव रखना चाहिए, जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आपको लगता है राहुल जी चेहरा हो सकते हैं, ये चेहरा होने चाहिए इंडिया गठबंधन का? देखिए, वो तो पहले ही डिनाई कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन में कोई भी चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं होगा। सांसद जीतेंगे, सांसद जीतने के बाद तय करेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बता रहे थे 2024 का रोड मैप क्या है और देश के सामने इस वक्त क्या समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।